Yes, good morning, students. The next topic in fifth chapter is डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग है कि जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो उसको डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। हमारी कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती थी। इसके अंदर देखो कौन कौन सी कंट्री है। यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान। ये सब के सब इन सब कंट्रीज़ के साथ इंडिया ट्रेड करती थी। 1951 में मेनली जिन कंट्री के साथ ट्रेड था वो था यूके, यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब काफ़ी कंट्रीज़ है इनके अंदर। तो इन सब के साथ ट्रेड करती थी। उसके बाद देखो जैसे ये है आपका, ये आप डाटा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आप देखो नीचे, जैसे यूएई है, चाइना है, इनके साथ ट्रेड करती थी। और बट बाद में क्या है, जैसे यूएसए के साथ भी ट्रेड करती थी, बट 2007 और 8 में यूएसए के साथ जितना ट्रेड करती थी वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच चुका था। और यूएसए के साथ जितना ट्रेड हो रहा था, जैसे 15 और 16 में है, कितना था वो 15.5%। और यूएई के साथ था 11.5% और चाइना के साथ था 3.5%। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड था, ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसके अंदर। और इसके बाद एक मेन पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ आपको कि हमारी इंडिया चाइना के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करती थी, बट जो एक्सपोर्ट था वो कम था इंपोर्ट के कंपैरिजन में। इंपोर्ट ज़्यादा इसलिए होने लग गया था क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड हमारी कंट्री में ज़्यादा होने लग गई थी और हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उसकी डिमांड कम थी, इसलिए इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था। और इसका हमारे इंडिया के जो बिजनेस है उसके ऊपर काफ़ी बैड इफ़ेक्ट हुआ था। डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर लगा सकते हो कि हमारी जो इंडस्ट्री थी, हमारे कंट्री के अंदर जो बिज़नेस चल रहा था वो इतना अच्छे से नहीं चल पा रहा था क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे। उसके बाद देखो 1991 ए ईयर ऑफ डिवाइड। इसके अंदर क्या है आपका 19, जो हमारे लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 56। तो वहाँ से हमारी ट्रेड की पोजीशन, ट्रेड में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए थे। बट जो 1990 के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई थी, और जो प्रोग्रेस हुई थी उसका मेन जो रीज़न है वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इसका मीनिंग मैं अभी आपको बताती हूँ, बट ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी वजह से हमारे ट्रेड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी। इसके बैड और गुड दोनों इफ़ेक्ट हुए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो हमारी कंट्री के अंदर ही बनाने पे फोकस किया जाने लग गया कि जो हम बाहर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करें बल्कि हमारी कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाएं। और ये सब इसलिए किया गया ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो प्रोटेक्ट कैसे किया गया, एक तो वो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनाने लग गए जो हम इंपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उसका सब्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर ही बनाना उसका। और दूसरी तरफ क्या किया कि अगर बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया गया ताकि बाहर से कम इंपोर्ट किया जा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका यूज कर सकें। उसके बाद देखो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है कि सिर्फ उन्हीं गुड्स का इंपोर्ट किया गया जो हमारी इंडिया में जिनका बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मशीन्स वगैरह, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये पॉसिबल नहीं था कि उसको इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरर किया जा सके, उसको इंडिया में बनाई जा सके, इसलिए सिर्फ उन्हीं गुड्स का इंपोर्ट किया गया जो हमारी इंडिया में नहीं बनाई जा सकती थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, उसके अंदर देखो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट ने है ये किया कि बाहर से कम इंपोर्ट करें। इंपोर्ट इसलिए
कम करने के लिए ये सोची उन्होंने कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और एक जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी अपने पास रिजर्व करके रखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन की कंट्रीज़ को देनी पड़ेगी। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व करके रख सकते हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करते तो फ़ॉरेन की करेंसी हमारी इंडिया के अंदर आती, बट इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। बस उन्होंने यही सोचा कि बाहर से कम इंपोर्ट करें और वो गुड्स हमारी इंडिया के अंदर ही हम बनाएं। तो उसके बाद देखो, अब आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी, इसके जो इम्पैक्ट थे वो क्या क्या हुए थे। तो इसके दोनों इम्पैक्ट हुए थे, गुड और बैड, अच्छे और बुरे दोनों इम्पैक्ट हुए थे, वो अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट है गुड इम्पैक्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। जब इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में या जीडीपी की ग्रोथ में इंडस्ट्री सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गया था एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले जीडीपी की जितनी भी ग्रोथ थी उसमें एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, एग्रीकल्चर ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी। बट अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडस्ट्री सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करती है, उसको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी। यहाँ देख सकते हो आप 1951 में जीडीपी की ग्रोथ में जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसका परसेंट ओनली 12% था, बट 1991 में वही परसेंट इंक्रीज होकर 25% हो गया था। उसके बाद देखो, सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री। पहले हमारे इंडिया के अंदर 1950 से 1990 तक जो मेनली इंडस्ट्री थी वो थी टेक्सटाइल एंड जूट। इसके बाद क्या है, एक बात और सॉरी, इसके अंदर टेक्सटाइल और जूट के अंदर जो मेनली थी वो इंजीनियर गुड्स थी और वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या है, जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, वो गुड्स थी। उसके बाद क्या है कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की वजह से हमारे इंडिया में सनराइज इंडस्ट्री डेवलप की गई। सनराइज मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप की गई। तो इसमें क्या हुआ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाया गया कि जो बाहर से कोई भी गुड्स अगर आती है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, ताकि जो लोग हैं हमारी इंडिया के अंदर ही जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। क्योंकि अगर इसके स्टार्टिंग में ही, जैसे सनराइज इंडस्ट्री जब डेवलप हुई थी, अगर इसके स्टार्टिंग में ही अगर हम इसके ऊपर अच्छे से अपनी कंट्रोल नहीं करते तो ये इंडस्ट्री फेल हो जाती। फेल कैसे हो जाती, अगर बाहर से इंपोर्ट करने के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि बाहर से जितना चाहो उतना इंपोर्ट कर सकते थे, तो हमारी इंडस्ट्री ये फेल हो जाती। बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो उसके ऊपर हैवी टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के साथ ऑटोमोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ही जोर दिया गया कि बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड है अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप हो गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिनमें कम पैसे की ज़रूरत होती है इसके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उनके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैसे की नीड होती है, कैपिटल की नीड होती है। तो क्या होता था कि कई बार
कुछ रिसोर्सेज थे वो लेटेंट रहते थे हमारे। लेटेंट का मतलब क्या है कि वो रिसोर्सेज जो यूज नहीं हो रहे थे, आइडल रहते थे। आइडल का मीनिंग, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कई बार फैक्ट्रीज़ के अंदर कई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं मिलता है, वो फ्री बैठे रहते हैं, स्ट्राइक की वजह से लगा सकते हो, या मशीन ख़राब हो जाए उस वजह से, तो उसको आइडल बोलते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू क्या हुआ कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिली, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट भी हुई। जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना ईजिली होता है। इसलिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो डेवलप हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, और जिससे क्या हुआ, इट प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी। कि जो लोगों के अंदर है, इक्विटी का मीनिंग क्या है कि दो पर्सन है, जैसे उनके अंदर एक को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही है और एक को कम मिल रही है, और जो उनका काम है वो सेम है। तो इक्विटी का मतलब क्या है कि डिफरेंस तो चलो ठीक है, होना चाहिए थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि एक को अगर 50,000 मिल रही है और एक को मिल रही है 30,000, और काम उनका सेम है, तो ये चीज़ गलत है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से इक्विटी भी क्या हुई थी, इम्प्रूव हुई थी। उसके बाद देखो बैड इम्पैक्ट क्या क्या थे इसके। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज में क्या है, सबसे पहले तो मोनोपोली का मतलब पता होना चाहिए आपको। मोनोपोली हमारे कई बार वर्ड आ चुका है, +1 में भी था हमारा। मोनोपोली का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का जिसके ऊपर कंट्रोल होता है, वही उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, अदर पर्सन उस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि जो इंपोर्ट कर रहे थे लोग, इंपोर्ट के ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई। तो जो हमारी इंडिया के अंदर है, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई थी कि जो कोई गुड्स बनाएगा वो पब्लिक सेक्टर ही बनाएगा। जैसे टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन क्या था कि इसमें अगर लोगों को कनेक्शन चाहिए, किसी भी टेलीफोन का कनेक्शन चाहिए, तो उनको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता था। और अब आप लोग देख सकते हो कि 1 या 2 दिनों के, एक ही दिन के अंदर क्या है, आपका कनेक्शन लग जाता है। बट उस टाइम क्या था कि काफ़ी वेट करना पड़ता था। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी कि सिर्फ हमारी इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर का ही मोनोपोली था, वही जो भी कोई भी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर ही उसका कंट्रोल था। तो लोगों को काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। सेकंड है लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या है कि पहले जो हमारे इंडिया के अंदर जो कार से रिलेटेड है वो 2 ही कंपनीज थी, वो आपके यहाँ पे दे रखी हैं। एम्बेसडर एंड फैट इंडस्ट्री थी जो हमारे इंडिया के अंदर कार वगैरह प्रोड्यूस करती थी। इन्होंने ठीक है प्रोड्यूस तो कर रही थी, बट क्या है, जैसे जैसे टाइम जाता गया, लोगों ने क्या सोचा कि जो ये गुड्स बना रहे हैं ये अच्छी नहीं है, ये जो कार बना रहे हैं वो अच्छी नहीं है, या उनके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस टाइम सिर्फ ये 2 ही थी, तो लोग अगर चाह के भी कोई किसी दूसरी कार को परचेज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद देखो थर्ड है इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इनडिस्क्रिमिनेशन का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है मैंने, अंधाधुंध, कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके ऊपर अंधाधुंध फोकस किया गया कि सिर्फ इसी को फैलाना है, इसी को बढ़ाना है। प्राइवेट सेक्टर का वहाँ पे रोल बिल्कुल कम कर दिया गया।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही इजीली बना सकता था, बट वहाँ पे सारा का सारा जो फोकस किया गया है वो पब्लिक सेक्टर पे किया गया है कि जो सारा का सारा काम होगा वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही होगा। और ये हमें भी पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन काफ़ी होता है। तो बट इसमें क्या किया गया, सारा का सारा फोकस पब्लिक सेक्टर पे ही किया गया, तो ये भी इसकी ड्रॉबैक थी। उसके बाद है अनइकोनॉमिकल एंड वाइबल स्टेट इंटरप्राइजेज ए पॉलिटिकल कंपल्सन। इसमें क्या है कि देखो कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो काफ़ी लंबे टाइम तक लॉस बियर कर रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो वो सेक्टर बंद हो जाता था। बट यहाँ क्या हुआ कि अगर पब्लिक सेक्टर लॉस बियर कर रहा है तो भी वो लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। वो सिर्फ किस वजह से, पॉलिटिकल करप्शन की वजह से, कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर क्या है चलता रहे, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर चलता रहेगा तो उनको भी प्रॉफिट होता रहता था उस केस में। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, अगर प्राइवेट सेक्टर लॉस बियर कर रहा है तो उसको तो बंद कर दिया जाता था, बट अगर पब्लिक सेक्टर लॉस बियर कर रहा है तो भी वो कंटिन्यू चल रहा था। तो ये भी उसकी ड्रॉबैक थी।